साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा सचिवालय के नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के जुझारू नेता श्री संजीव शर्मा जी का जो संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंच पे पांचों एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, लोकायुक्ता से आए प्रतिनिधिगण, कमीशन से आए प्रतिनिधिगण, गवर्नर हाउस से आए प्रतिनिधिगण और हमारे सामने बादल जी भी हैं जो कुछ दिन बरसे थे फॉरेस्ट से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी होंगे। हर विभाग से एक एक दो दो नेतागण आए हैं। सीबीआई के एसपी साहब, सीआईडी के, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ कमांडो भी खड़े हैं, तथा मेरे मीडिया बंधु, वो मेरे सम्माननीय भाइयों तथा बहनों, कहते हैं राजनीति में कोई किसी का ना स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन होता है। समय के साथ साथ दोस्त भी बदलते हैं, दुश्मन भी बदलते हैं। आपको मालूम होगा ये जो मंत्री जी है ना, समझिए ना, राजेश धर्माणी जी। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। ये जो राजेश धर्माणी जी है, पूरे प्रदेश को पता था कि माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी के खास हुआ करते थे, खास दोस्त। जैसे ही इनको मंत्री बनाया, अभी 4 दिन मंत्री बनके हुए नहीं, ऐसा लगता है अभी इनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। आप लोग तो सब लोग ज्ञाता हैं, एक आम आदमी वो भी ये बोलेगा कि यार इतनी संवेदनशील परिस्थितियां हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं और ये 4 दिन पहले बने मंत्री बोलते हैं कि कर्मचारियों, अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी, वरना इसमें भी कटौती हो जाए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये तो सच में मंत्री बनने लायक ही नहीं थे। 2012 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उन्होंने ऊपर से प्रेशर डाल के पहले तो सीपीएस बने, तो इनको लगा सीपीएस में तो कुछ भी नहीं मिल रहा यार, और उन्होंने रिजाइन दे दिया, विरोध व्यक्त किया, मुझे तो मंत्री बनाया जाए मुझे, माल लिया। तो राजा वीरभद्र सिंह जो है, वो तो यार राजनीति का इंस्टीट्यूशन था, उनको मंत्री नहीं बनाया। अभी इस बार मैंने कहा ना कि परिस्थितियों के साथ जो है ना, राजनीति में दोस्त और दुश्मन बने। इनको मालूम था कि सुखू जी मुख्यमंत्री बनने लगे, उनके आगे पीछे घूमते रहे। सुखू जी भी जानते थे, मुझे लगता है ये मंत्री के लायक नहीं है, पर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री की पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी। मैं सच कहूं, मुझे आज में माननीय मुख्यमंत्री में बहुत तरस आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। कैसे कैसे मंत्री बना दिए उन्होंने,
पर मुझे लगता है उनके हाथ में नहीं था किसको मंत्री बनाना है। हो सकता है राहुल गांधी ने बोला हाँ भाई इसको मंत्री बना दे, हो सकता है प्रियंका गांधी ने बोली यार इसको मंत्री बना दे, हो सकता है खड़गे जी ने बोल दिया इसको मंत्री बना दे। अब उनको तो बनाना पड़ना था यार, उनकी गलती नहीं है। आज उनको पता लग रहा है जिनको मैंने मंत्री बनाया है कि उन्होंने मेरी सरकार की क्या हालत कर दी है। कोई हो सकता है ऐसा मंत्री? मैं आपके माध्यम से जितने भी आज चैनल वाले बने हैं मैं पूछना चाहता हूं धर्माणी जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, क्या आपका टेलीफोन का खर्चा 20,000 है? आपके पास कौन सा नेटवर्क है? अगर आपका खर्चा 500 है, अगर आप इतने खैर ख्वाह है तो आपको 19,500 वापस करने चाहिए थे। मैं पूछता हूं दूसरा सवाल, क्या जो आप 95,000 सत्कार भत्ता ले रहे हैं ना, क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जब जाते हैं ना, क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को टोपी और शॉल पहनाते हैं जिसमें आपका 95,000 रुपया खर्च हो जाता है, या फिर वो आपको पहनाते हैं? अगर आप उनको टोपी नहीं पहनाते हैं तो जो आपके पास 95,000 सत्कार के लिए भत्ता, जब आप आदर सत्कार नहीं कर सकते हैं तो क्या आपको वो पैसा वापस नहीं करना चाहिए था? नंबर 3, ये जो मैंने बात उठाई थी कि प्रदेश के मंत्री अपने ऑफिस के लिए 50-50 लाख की रेनोवेशन कर रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है? ये 3 सवाल का जवाब संजीव कुमार नहीं पूरे प्रदेश के कर्मचारी पूछते हैं। फिर उन्होंने एक बात कही कि कर्मचारी नेता ने अपनी नेतागिरी चुमाना चाहते हैं। अरे त्रिमाणी साहब, आप ये बताओ आपकी बाइट पे आज तक कितने लाइक्स या कितने व्यूज आए होंगे? मैंने 2000 जब राजा साहब की यहाँ अस्थि कलश लाए गए थे तो मेरी बाइट बहुत पॉपुलर हुई थी, आपको पता है। आप कहते हैं ना राजा नहीं फकीर था फकीर, आपने सुनी होगी, क्योंकि नहीं सुनी होगी। उस पे 5.5 लाख व्यूज आए थे। और जो परसों मैंने स्पीच दी है, इधर हमारे रणवीर जी हैं, उन्होंने को कल मैसेज किया जी 5 लाख तो हो चुके हैं, तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। और मैं पूछता हूँ मंत्री जी से, आज तक आपके किसी भी स्टेटमेंट पे कितनी लाइक्स आती है? तो मुझे आप राजनीति मत सिखाइए, मैं राजनीति नहीं कर रहा। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी घुमारवी है ना, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी सचिवालय है। अगर आप वहां के विधायक है ना, तो मैं यहाँ का विधायक हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप पहली बार मंत्री बने हैं ना, तो मैं भी सचिवालय के कर्मचारी का 3री बार मुख्यमंत्री बनाऊं। रही बात, वो बोलते राजनीति चमका रहे, फिर से बोलता हूं मैं आज उनको चैलेंज करता हूं, जिला बिलासपुर को छोड़ के अगर उनमें हिम्मत है, आने वाले 2027 के चुनाव में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट लड़के दिखाए, और दूसरा जो उनके विरुद्ध होगा वो मेरा कर्मचारी होगा। अगर मेरे कर्मचारी को उनसे कम वोट पड़े तो मैं उनके जूते में पानी पीऊंगा। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। अगर उनको ये मेरा चैलेंज मंजूर है तो मुझे सोमवार तक बता दें। सचिवालय के कर्मचारी नेतागिरी कर रहे, नेतागिरी चमका रहे, कैसे कैसी बातें करते हुए। मैंने परसों कहा था कि तो तुम्हारे 2 मंत्री है, राजनीति सीखनी है तो मेरे पास आती है। अब उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दी तो मैं उसमें व्यूज देख रहा था, उसके वो देख रहा था, मैं पॉइंट्स देख रहा था।
कई लोग बोल रहे थे यार इसको किसने नेता बना लिया, कोई बोलते यार कहते तो नेता के लायक नहीं है, किसी ने तो ये भी लिख दिया था तेरे को धोएगा संजीव कुमार। तो भाई मैं नहीं धोऊंगा, मैं तो बोलता हूँ ठीक है राजनीति की बात करते हैं, आ जाओ। अब एक मैं पर्सनल बात आपसे साझा करूं। कल रात को मेरे को एक सपना आया। क्या आपको पता है कौन सा सपना है? तो फिर क्यों हंस रहे आप यार? वो सपना आया, कहते हैं ना जब सोता ना आदमी तो जो चीज उसके ध्यान में रहती है वो कई बार सपने में आ जाती है। तो मेरे ध्यान में भी मंत्री जी थे यार। तो नींद तो आ नहीं रही थी, पर जब नींद आई तो मेरे को सपना आया। सपना क्या था, एक मंत्री महोदय अपने ऑफिस आ रहे हैं, अपने ऑफिस आ रहे हैं तो देखते हैं जहां पीएन बैठता था, पीएन वहां नहीं था, बाहर। तो पीएन देखा तो पीएन तो प्राइवेट सेक्टर की कुर्सी पे बैठा था। क्या आगे का पता है? तो पीएन अपनी प्राइवेट सेक्टर की कुर्सी पे बैठा था। मंत्री जी उसको बहुत चिल्लाए, कहते रामलाल क्या हो रहा है, तुम यहां क्यों बैठे हो? कहते साहब अंदर तो प्राइवेट सेक्टर साहब बैठे हैं, फिर यहां बैठ के आप बाहर बैठ चले। उस पर उन्होंने चांटा मार दिया। जैसे ही चांटा मारा तो मेरी नींद चली गई। मैं देखूं यार ये क्या, तो फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम तो रात के 2 बजे थे। तो मैंने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड। अब पूछो मैंने क्यों कहा थैंक गॉड? क्योंकि वो सवेरे का सपना नहीं था, क्योंकि वो सुबह का सपना होता ना। अगर वो सुबह का सपना होता ना तो समझिए ना। तो भाई साहब एक गोपाल दास वर्मा है, पहले उसके साथ कोई लोग नहीं है, तो उसने कहा था कि यहाँ तो बांग्लादेश बन जाएगा। अब वो प्राइवेट सेक्टर मुझे नहीं पता राजेश शर्मा जी थे कि कौन सा था। तो मतलब वो सपना दिखाई दिया मेरे को। तो मुझे लगता है कि सच में ये हालात ना हो जाए। मतलब मंत्री लोग इनको चिंता ही नहीं किसी बात की, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। मतलब गाड़ियां चाहिए इनको, अच्छे अच्छे ऑफिस चाहिए। एक मंत्री है उनके पास 2 रेजिडेंस है। एक रेजिडेंस विधानसभा के पास है उन मंत्री महोदय के, एक उनको कोठी मिली है। और वो जो जहां वो रहते हैं वो अपने घर में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, यहाँ पे कहीं बराड़ी घाट में, बराड़ी में वहां है। तो मतलब जो जहां पे वो रहते हैं, जहां उनको अलॉट हुआ है मंत्री वाला, वहां पे भी करोड़ों की कहते हैं और लाखों की रेनोवेशन हो गई है। तो जो वो वहां वाला मकान है एमएलए हॉस्टल वाला, उनको वहां के सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटरी कई नोटिस दे दिए हैं कि भाई खाली करो, किसी और को मिलेगा। तो वो उसको भी खाली नहीं कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। अरे इतने इतने मकानों से क्या करोगे भाई? तो परिवार में 2 नहीं 3 होता है। जब हमारे को बारी आती है, अब मैं आता हूं कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे कर्मचारी हैं, मतलब सचिवालय से आदेश, कोई भी नीति, उसके फरमान यहां से होते हैं। लेकिन हमने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी, इनका जो पीरियड है काउंट फॉर कर दिया जाए, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री ने, हेल्थ ने, एजुकेशन ने, उनने वो शुरू कर दी है। उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट बनाना शुरू कर दी है, जारी कर दी है, लेकिन सचिवालय में अभी ये काम नहीं हुआ। सचिवालय प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। सचिवालय प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। तो परसों मेरे से एक मेरे भाई ने पूछा, कहते साहब मुख्यमंत्री पे भी आपने बोला, मंत्रियों पे भी बोल दिया, एमएलए पे भी बोल दिया, आईएएस अफसर पे भी बोल दिया, पर आईपीएस अफसर भी हैं। मैं कहा अच्छा। तो मेरे को पता चला प्रदेश के सबसे बड़े आईपीएस अफसर क्या है कि दिल्ली में एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है कि जब सुरक्षा गाड़ी जो होती है, जब यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, राज्यपाल जाते हैं, तो वो एस्कॉर्ट के लिए वहां रखी होती गाड़ी। तो पिछले दिनों पता चला कि जो यहाँ के आला अफसर है ना पुलिस की, उनकी बीवी उस गाड़ी में घूमती रही, कई 100 किलोमीटर घूमती रही। मतलब वो पैसा ही खर्च नहीं हो रहा था, बर्बाद हो रहा था।
मतलब वो तो यार सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस आला आईपीएस अधिकारी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। जिसका दिल करे वो खा। आज तो मुझे एक फोन आया एएमओ और रिटायर्ड है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ऊना से, फोन तो पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे करप्शन हो रही है, वहां पे करप्शन हो रही है। तो वो बोले, कहते हैं कि धर्मशाला में ओएसडी बना दिए गए हैं, वो 2 साल पहले रिटायर हुई थी, उनकी जो पेंशन है वो 1.5 लाख है, और वहां पे उनको 80,000 रुपया दिया जा रहा है, ऊपर से गाड़ी भी और ऑफिस भी दिया जा रहा है। तो भाई मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, सरकार जाग जाओ, जितना तुम डिले करोगे ना तुम्हारी एक एक परतें खुलती रहेगी। तीसरी बात, बेरोजगारी के बारे में मेरे से पूछा, कुछ लोग यहाँ पे आए थे, आउटसोर्स पे पोस्टिंग दे रहे हैं, आउटसोर्स पे भर्तियां हो रही है, नर्सों की भर्ती हो रही है आउटसोर्स पे। यार जब तुम आउटसोर्स पे जिन्होंने बीएससी की है उसको तुम 15,000 रुपए दोगे, वो नर्स क्या करेगी? अरे कोई बोलेगा इंजेक्शन लगाओ, वो देखेगी उधर इंजेक्शन पता नहीं कहां ठोक देगी, उसकी कोई नौकरी थोड़ा ना यार। अरे पैसे तो आउटसोर्स होना ही नहीं चाहिए यार, इतनी मेहनत से उन्हें बीएससी की इतनी पढ़ाई की है, कम से कम यार सामान्य उनको नौकरी तो दे दो। ये आउटसोर्स पे नहीं, और जो ऑलरेडी आउटसोर्स पे लगे कर्मचारी उनको हमने कहा है, वो भी उनके भी मेरे को बहुत फोन आए, वैसे तो आउटसोर्स होना नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी लगे हैं उनका भी शोषण हो रहा है, और हम चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि उनके लिए भी कोई नीति बने। और तो सेक्रेटरी में भी आउटसोर्स पर लगा रखे हैं, तो इसीलिए ये आउटसोर्स प्रथा हम इसको भी नहीं मानेंगे। वैसे तो हम पहले अपने सचिवालय के मुद्दे हमारे होते थे, लेकिन क्या करें, इन्होंने पूरे प्रदेश का नेता बना दिया है, और पूरे प्रदेश के कर्मचारी को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीए की बात करें, प्रदेश वाले भी आप सबको डीए चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिंग वो है, रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में, ये जो डीए है ना, ये 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर, लेकिन प्रदेश सरकार में 20 महीने हो गए, ये अब भी बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, 6 महीने के बाद मिलेगा। ये जो रही एरियर की बात, एरियर में कोर्ट बोल चुका है कि जो एरियर है इसको 6% ब्याज के साथ देना पड़ेगा, लेकिन प्रदेश सरकार बोलती है पैसे नहीं। अरे पैसे नहीं है तो फिर ये वसूल खर्ची किस बात की? और फिर भी क्या यार, अंदर से बार बार दरमानी नजर आ रहा, दरमानी आ रहा है। मैं फिर से दरमानी जी के पास आता हूं। दरमानी जी बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई मशीन थोड़ा लगी कहते नोट छापने की, बोलो हमारे पास जो पैसा आएगा हम वही देंगे। अरे भाई तुम्हारे पास पैसा आएगा किसको देंगे? अपने खर्चों पे देंगे, अपने खर्चे उससे तुम पूरे कर रहे हैं, हमारे थोड़े देंगे। और ये दरमानी जो नए नए मंत्री उनको ये नहीं पता, जो इस सचिवालय के इतना लाइटली समझ रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि एक बार ये मैं सचिवालय के लोगों की ताकत साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगी आपकी क्या ताकत है, सचिवालय के लोगों की क्या ताकत है। शांता कुमार जी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, शांता कुमार जी से पूरे प्रदेश के कर्मचारी डरते थे और उन्होंने नो पे लगाया, भले ही उनको उसकी सजा मिली, लेकिन वो सचिवालय के कर्मचारी से डरते थे जिनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ सचिवालय में, सचिवालय के एक कर्मचारी को एक आईजी ने थप्पड़ मार दिया। जब पूरा सचिवालय बाहर आया, 2 दिन हुए, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को बाहर आना पड़ा। उन्होंने उस आईजी को कहा, देखिए आईजी साहब, या तो आप माफी मांगिए या फिर अपना बोरी बिस्तर पैक कर दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर सरकार चला सकता हूं, सचिवालय के कर्मचारी के बगैर सरकार। तो दरमानी जी याद रखिए लाइनें, वो भी शांता कुमार की,
कि आईजी साहब तुम्हारे गैर सरकार चल सकती है, सचिवालय के कर्मचारी के गैर सरकार नहीं चलती है। इसीलिए मैं आपको आज थोड़ा वक्त देता हूं, या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, या तो आप माफी मांगिए, वरना परिणाम के लिए तैयार रहिए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो साथियों, तो मुझे लगा आपको मजा आ रहा है, आपको अंदर भी जाना होगा। इधर सबने प्रवान जारी कर रखे कि अंदर कोई नहीं जाएगा। तो अगली जो रणनीति होगी, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अगर हमें मंगलवार तक नहीं बुलाया जाता है तो हम काले बिल्ले लगाएंगे। यहाँ पे विधानसभा के हमारे साथी आए हैं, वो भी काले बिल्ले लगाएंगे, हम भी काले बिल्ले लगाएंगे। पर हम विधानसभा के सेशन के दौरान कोई भी इस तरह की रैली, रोष रैली नहीं करेंगे। लेकिन ये 2 दिन का ट्रेलर इन्होंने देख लिया है, पिक्चर हम 10 तारीख के बाद बताएंगे। कर्मचारी एकता, सचिवालय ने दी ललकार, सचिवालय ने दी ललकार। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जिस तरह से आप साथ दे रहे हैं ना, आप इसी तरह से साथ दीजिएगा, आपकी मांगों को पूरी किया जाएगा। जय हिंद, जय कर्मचारी। सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, और जो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, और कर्मचारियों के जो उत्साह को है बढ़ाएं, साथ ही अपने सभी भाई बंधुओं के साथ अपने लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हमारा आप सचिवालय परिसर देख सकते हैं, कर्मचारियों में गुस्सा है, और जो गुस्सा है वो आप जन सैलाब के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप हमारे जो लाइव सेशन को है वो आप जरूर अपने भाई बंधुओं से शेयर जरूर करिए। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। तो इस लाइव स्ट्रीम में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। धन्यवाद।